के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि माना जाता है, इसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है, कहते हैं कि इस अधिनियम के ज्यादातर धाराएं उन्होंने टू द कॉपी पेस्ट कर ली। ज्यादातर धारा, ज्यादातर के संविधान में जितने सारे आपको भाग मिलेंगे, इसी के टू द कॉपी पेस्ट जैसे अवधारणा उसमें दिखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ आरोप सही भी है, कुछ आरोप गलत, लेकिन माना जाता है कि इस अधिनियम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा योगदान, यदि पूरे मैं आपको अधिनियम या चार्टर अधिनियम की बात करूं, क्योंकि 1935 का अधिनियम ऐसी परिस्थितियों में आया कि इस समय अंग्रेज क्या करेंगे, अब जाने की धीरे धीरे वो समझ गए कि अब हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 वाला देख लिया था। 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। इसके बाद जो नमक यात्रा थी या दांडी मार्च था, वो भी शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे करके वर्ल्ड वार 2 भी शुरू होने वाला। वो समझ गए थे कि अब भारत पर रहना, धीरे धीरे शासन करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा। यहाँ के क्या होगा कि यहाँ के यूथ पढ़े लिखेंगे, जैसे आप लोग देखिए हमारे समय में, इस समय आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी दर दिनों दिन बढ़ रही, हर बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन आपको मालूम होगा कि आप अपने दादा से पूछिए, दादाजी से, यदि उन्होंने हाई स्कूल या ग्रेजुएशन भी कर लिया हो तो उन्हें जबरदस्ती नौकरी पर भेजा जाता, उन्हें पकड़कर भेजा जाता कि आप नौकरी कीजिए। लेकिन आज हालत होती तो आज इंसान बीटेक किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, नेट जीआरएफ क्वालिफाई किए हुए, फिर भी आज वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं उसको मिलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं। इसके पीछे यही सिंपल सी अवधारणा है कि देखिए आने वाला समय कंपटीशन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हर लड़की और हर लड़का पढ़ रहा है। गांव का भी व्यक्ति, अब चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो पढ़ती है, उसके माँ बाप उसे पढ़वाते, भले रिश्तेदार कुछ भी कर। ठीक, पहले क्या था, लड़कियों को पढ़ाया कम जाता था, 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए कितनी पढ़ी, पता चल जाएगा। 10वीं 12वीं कक्षा के बाद बच्चियों की शादी कर दी जाती, सबसे बड़ा काम था उनकी शादी करके गंगा नहाना, जो अवधारणा चली आ रही। लेकिन आज गंगा नहीं नहाना, आज बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, और फिर उन्हें जॉब यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, अपने लोकल एरिया में मिल जाए तो और अच्छी बात है। आज वो चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करें, समाज में नाम ऊंचे। इसलिए आने वाले समय में कंपटीशन आपको बढ़ा हुआ समझना है। अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ। अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली स्थापित की, वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे थे, इस वेस्टर्न एजुकेशन के चक्कर में भारतीय भी एजुकेट हो रहे थे। हमारे भी यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुल रहे थे, हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुल रहे थे, विद्यापीठ खुल रही थी, तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जब पढ़ा लिखा युवा होगा तो वो अपने अधिकारों को पहचानेगा, फिर क्या करेगा, अधिकार की वो डिमांड करेगा। इस डिमांड के चक्कर में सरकार किस में आती है, प्रेशर में आती है। जैसे आप लोग अभी क्या करते हैं, यदि आपको नौकरी नहीं मिलते तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो सर में आप चढ़े आते हैं, कैसे कैंसिल नहीं करोगे बताओ, होता है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो हमारा अधिकार है कि हम उसे कैंसिल करवा सकते हैं, और सरकार को दबाव में आकर कैंसिल करना पड़ता, भले वो 2-4 दिन यहाँ वहां हिलते हिलते रहते, पर उन्हें मालूम है कि बच्चे यदि अपने में आ गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बार अच्छे से समझ में आ गया है कि बच्चे क्या कर सकते, उन्हें अब मालूम चल गया, इसलिए अब थोड़ा वो ट्रैक सुधार रहे हैं। कितना सुधार रहे हैं वो उनकी इच्छा, भले अभी उन्होंने टीचर वैकेंसी अभी क्लियर नहीं करवा पाए, अभी फंसी हुई है। हमारे कई दोस्त बिहार चले गए, एमपी चले गए, नौकरी कर रहे हैं बेचारे, टीचर कहाँ बनना चाहते थे, यहाँ पर, लेकिन नौकरी नहीं। इसी तरह भारत शासन अधिनियम में यही हुआ, ऐसी समस्याएं डेवलप हो रही थी कि अब बेरोजगारी डबल हो रही,
क्योंकि बच्चा पढ़ रहा था, नौकरी मांग रहा था, ये नौकरी दे नहीं रहे थे। तो इस समय जो यूथ था भारत, अब यूथ क्या होता है, वो किसी से भी लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे टेंशन नहीं रहती। अब अंग्रेजों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि हम भारत को कैसे संभालें। इस चक्कर में उन्होंने अब धीरे धीरे जो पावर का सेंटर था स्वयं वायसराय, इसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट, इसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया के कारण हमारा जो भारतीय संविधान है, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ राज्यों को भी अधिकार दिए गए, हमारे यहाँ नगर पालिका को भी अधिकार दिए गए, हमारे यहाँ गांव की जो पंचायत होती है उसको भी अधिकार मिले। देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन ये था कि जैसे प्रांतों में 1919 के माध्यम से द्वैध शासन स्थापित किया गया था, अब एक प्रोविजन ये लाया गया कि अब प्रांतों में क्या किया जाएगा, इस द्वैध प्रशासन को या द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए और द्वैध प्रशासन की जगह अब उन्हें एक तरह से ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब वो स्वयं के नियम बना सकते हैं, स्वयं के कानून बना सकते हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल अब नहीं। पहले इस द्वैध शासन में एक कंट्रोल वायसराय के पास रहता था, एक कंट्रोल विधायिका के पास रहता था, तो उन्होंने अब वो कंट्रोल हटाकर पूर्णतः प्रांतों को सौंप। तो पहली बार इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ठीक, स्वायत्त किया गया, ऑटोनॉमी दी गई। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो हमारा केंद्र है, केंद्र में अब इन्होंने द्वैध प्रणाली की स्थापना कर, ठीक है। तो पहले उन्होंने प्रांत में लगाया था, अब इसमें किस में लगा रहे, केंद्र में, जो हमारी भारत की संसद होती है वो केंद्र होती, ठीक। केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली का मतलब यही था कि एक विषय आरक्षित होगा, एक विषय बिना आरक्षित होगा। आरक्षित का मतलब एक वायसराय फुल अथॉरिटी रखेगा, वो जब मन चलेगा कोई सा भी नियम बना सकता, कोई भी नियम रूल बना सकता। एक अनारक्षित का मतलब हुआ, अनरिजर्व का मतलब है कि उस पर विधायिका में कानून बनाए जाए, वायसराय अपनी मर्जी से कोई कानून नहीं। दो चीजें हुई। तीसरा ये है कि इस समय भारत में जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, आपने पढ़ा है। पहली बार ऐसी ही लिस्ट निकाली गई, एक लिस्ट थी संघ सूची, एक लिस्ट थी राज्य सूची और एक लिस्ट थी समवर्ती सूची। तो जो आप हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं आर्टिकल 246 के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा डायरेक्ट यहीं से आई, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आर्टिकल हमने कहीं और से लिए। देखिए संघ सूची में उस समय विषय रखे गए थे 59, इसमें रखे गए थे 40, 54 और इसमें रखे गए थे। संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में। वर्तमान में इन सूचियों की संख्या अलग हो चुकी है। आप देखेंगे तो संघ सूची में लगभग कहीं कहीं 96, 97 में मिलता है, 100 में मिलता है। आप देखेंगे जो हमारी राज्य सूची के विषय हैं, पहले 66 थे, अब उसे 61 हो गए क्योंकि 5 समवर्ती में डाल दिए गए। समवर्ती में पहले 47 थे, 5 बढ़ने के कारण आप कितने हो गए, 42 हो गए, 52 हो गए। तो देखिए यही जो लिस्ट था, इस लिस्ट में सिंपल सा कहा गया कि जो संघ सूची के विषय है वो केंद्र बनाएगा, राज्य सूची के विषय है वो राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर जिसको जब जरूरत पड़े तब बनाएगा। ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये है कि पहली बार इन्होंने ये किया कि जो इंडिया हाउस का गठन 1858 के माध्यम से किया गया था, अब इसे यहां पर कर दिया समाप्त। अब क्या कर दिया, यहां पर इंडिया हाउस को यहां पर उन्होंने कहा कि अब इसे हम समाप्त कर देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पावर है वो ब्रिटेन में ना रहे और वो पावर कहां पर रहे, इंडिया में। इसलिए इंडिया हाउस का कोई असेस मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इंडिया हाउस डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि जो हमारा सिंध प्रांत था, जैसे आप जनगण मन गाते थे उसमें सिंध की लाइन जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अब इन्होंने कहा कि जो हमारा सिंध प्रांत है
इस सिंध प्रांत से इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक भाग बनाया जाएगा मुंबई या महाराष्ट्र, दूसरा भाग बनाया जाएगा सिंध का। कहने का तात्पर्य है कि उस बड़े क्षेत्र को, उस बड़े प्रांत को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। क्या लाहौर बेटा एक में से सिंध निकाला गया और मुंबई निकाला गया। जैसे उत्तर प्रदेश पहले बड़ा था, उसमें उत्तराखंड भी शामिल था, तो उसमें उत्तराखंड हटा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश तो रहा ना। इसी तरह सिंध था, उसमें सिंध हटाया गया, एक छोटा सा एरिया निकाला। दूसरा इन्होंने काम किया कि जो हमारा म्यांमार क्षेत्र था, आपको मालूम होगा यह भी एक समय भारत के पास ही था। इस समय इन्होंने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। यदि अलग नहीं करते तो वर्तमान में हमारा राज म्यांमार तक होता। ठीक, म्यांमार को भी इन्होंने क्या कर दिया, भारत से अलग। पेपर में म्यांमार की जगह वर्मा लिखा होता, वर्मा या बर्मा, कुछ भी मिले तो म्यांमार ही है वो। पांचवा प्रोविजन या छठवां प्रोविजन ये था कि अब इन्होंने 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1937 में संघीय न्यायालय, इंग्लिश में फेडरल कोर्ट बोलेंगे और हिंदी में संघीय न्यायालय। इस न्यायालय का यही काम था कि संघ को देखेगा। जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, वैसे इन्होंने अब कहा कि देखिए, अब जितने भी राजा होंगे, महाराजा होंगे या प्रांत होंगे, सभी का हम क्या करेंगे, एक यूनियन बनाएंगे, ताकि भारत क्या रहे, यूनाइटेड रहे। पहले आप देख रहे थे कि इस फूट डालो राज करो की नीति के चक्कर में वो छोटे छोटे राजाओं को अलग मान्यता दे रहे थे। भारत की जो भूमि थी, जो अवध का क्षेत्र था, मुगलों का क्षेत्र था, उसके लिए अलग मान्यता दे रहे थे। जो मुस्लिम एरिया थे उसको अलग से मान्यता दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा मान्यता नहीं दी जाएगी। जो हिंदू प्रांत हैं या मुस्लिम प्रांत हैं या जो दो मिले जुले प्रांत हैं राजाओं के, अब उनको क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा और एक क्या किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा। हमने पहली बार कहा कि हम यहां पर एक संघ का निर्माण करेंगे। और जब संघ बन जाएगा तो वहां पर लड़ाई झगड़े भी होंगे। लड़ाई झगड़े होंगे तो उसके लिए सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा? वहां का संघीय न्यायालय, जो राज्यों के बीच विवाद को सुलझाए। इतने पॉइंट पहली बात आपको लिखने। चलिए लिखिए। लिखिए, इसमें स्पीड दिखाएंगे थोड़ा सा लिखने में। लिखिए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। और उन्हें स्वायत्त संस्था बना दिया। स्वायत्त, इंग्लिश में ऑटोनॉमी बोलते, उन्हें स्वायत्त संस्था बना दिया गया। दूसरा पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा पॉइंट, कानून बनाने वाले विषयों को, कानून बनाने वाले विषयों को, कानून बनाने वाले विषयों को या सब्जेक्ट को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखिए। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी भी लिख लीजिएगा। कर लिया, अच्छी बात।
संघ में सब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा। चमकता तो नहीं है वहां से? लिखिए अगला पॉइंट, लिख लो थोड़ा सा। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया हाउस संस्था का, इंडिया हाउस संस्था को समाप्त कर दिया गया। इंडिया हाउस संस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, सिंध प्रांत को, सिंध प्रांत को विभाजित करके, सिंध प्रांत मतलब स्टेट को विभाजित करके उससे मुंबई अलग कर दी, उससे मुंबई अलग कर दी। पहले मुंबई का मतलब या बंबई का मतलब था पूरा महाराष्ट्र और गुजरात को मिला। पहले गुजरात भी इसी में था। गुजरात का डिवीजन किया गया है 60, तथा भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया, तथा भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट, स्थानीय राजाओं, स्थानीय राजाओं कौमा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, प्रांत ब्रिटिश प्रांत तथा अन्य क्षेत्रों को मिलाकर, अन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया, एक संघ का निर्माण किया गया। जिसके लिए 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इंग्लिश में फेडरल कोर्ट। अगला पॉइंट लिखिए, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान रखा गया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान रखा गया। ब्रैकेट में लिखिए, आरबीआई के स्थापना का प्रावधान रखा गया, प्रावधान रखा गया। ब्रैकेट में लिखिए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, मतलब निर्माण किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का निर्माण किया गया। अगला लिखिए,
लिखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कॉमा राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। कैसे? अगला पॉइंट है, अच्छा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई। अगला पॉइंट ये लिखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कॉमा राज्य लोक सेवा आयोग, कॉमा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, के गठन का प्रावधान किया गया। तो आप देखते हो ना हमारे भारत देश में यूपीएससी है, के गठन का प्रावधान किया गया। देखा होगा हमारे यूपीएससी भी है, तो एक तरह से ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग की तरह ही है, क्योंकि उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूनियन का मतलब संघ होता है। जैसे स्टेट पीसीएस है हर राज्यों में, और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, आर्टिकल 315 के तहत, जिसमें राज्य समय समय पर यदि चाहेंगे तो संसद द्वारा कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा का गठन किया। तो मैं यूपीएससी के दौरान पढ़ा। ये था आपके इंपॉर्टेंट प्रावधान। इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट बनाकर एक पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार, पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार दलित वर्ग, दलित वर्ग, कॉमा व्यापारी वर्ग, आदि क्षेत्रों में किया गया। दलित वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में ये याद। दूसरा नोट लिखिए, लिखिए सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा प्रथम भारतीय हैं, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा प्रथम भारतीय हैं जिन्हें जिन्हें विधि आयोग के सदस्य के रूप में, विधि आयोग के सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। विधि आयोग के सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। अगली हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन, यहां से आपका संविधान निर्माण शुरू होगा। कार्यकारिणी, हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन, अब यहां से आपकी संविधान निर्माण शुरू होगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। कहां आया था? देखिए कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में खूब आता है। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं।
देखिए कैबिनेट मिशन से पहला क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्यों में थे, एक का नाम था पथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पथिक लॉरेंस। एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा था एबी अलेक्जेंडर। तीन नाम याद रखने हैं, जैसे आपको भूल जाए, जैसे मैंने याद किया है, मैं आपको अपनी ट्रिक भी बता देता हूं। के ए एल काल होता है, के से क्रिप्स हो जाएगा, ए से अलेक्जेंडर हो जाएगा, एल से लॉरेंस। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से। आप जैसे कैसे भी याद कर ली, आपकी इच्छा। लाख काल, मैंने तो काल याद किया क्योंकि हमारे लिए काल ही थे। तो इसमें देखिए एक पथिक लॉरेंस है, लॉरेंस याद रहेगा तो भी चलेगा। स्टेपहोल्ड क्रिप्स है, क्रिप्स याद रहेगा तो भी चलेगा। और एबी अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर याद रहेगा तो भी चलेगा। इसमें तो जो लॉरेंस साहब थे, इस कैबिनेट मिशन के कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पथिक लॉरेंस। देखिए इस कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था फरवरी से मार्च के बीच में 1946, ठीक। अब ये भारत में आया, इसका सिंपल सा उद्देश्य था कि भारत में संविधान निर्माण की स्थापना कैसे की जाए, संविधान कैसे बनाए। दूसरा इनका उद्देश्य था कि भारत में जो सरकार नई गठित की जाए उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन कर दिए जाए, क्योंकि अंग्रेज अब धीरे धीरे करके क्या जाना चाहते, भारत छोड़ना चाहते। अंग्रेजों पर दबाव आ चुका था कि अब वो भारत को आजाद कर दे। तो इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें लॉरेंस अध्यक्ष थे। इस लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत में मार्च के आसपास, 23 मार्च आपने जैसा बोला, 24 मार्च, वैसे ही भारत में आया। भारत में आने के बाद उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के बाद सुनते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव के माध्यम से बहुत सारी सिफारिशें की, जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया, ठीक है। तो देखिए प्रावधान कौन कौन से थे, पेपर में प्रावधान पूछा जाता है। प्रावधान में आपको पहला प्रावधान ये याद रखना है कि उन्होंने संविधान सभा के लिए 389 सीटें प्रदान की। कितनी सीटें? कहा कि संविधान सभा के सदस्य 389 होंगे, जिसमें से 396, कितने? 300 नहीं, 296 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांत से किया जाएगा, मतलब जो ब्रिटिश वाले कब्जा क्षेत्र है। और बाकी जो 73 है, 73 ही बचेंगे, बाकी जो 73 लोगों का चुनाव जो हमारे लोकल राजा हैं वो करें। कौन? हमारे जो हमारे स्थानीय राजा हैं वो करें। 6 3 9, 93 बचेंगे। वही तो मैं कह रहा था, काउंट कर लो, 9 दूनी 18, 6 3 9, ठीक। अब सही आ गया, ठीक। वही तो कैलकुलेशन में सोच रहा था सही है कि नहीं। तो 296 ब्रिटिश प्रांतों के माध्यम से चुने जाएंगे, 93 स्थानीय राजा द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आपसे पेपर में पूछेगा कि कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को संविधान सभा में निर्वाचित करने के लिए चुना गया? 300, ठीक है, इतना याद रखना। 296 ब्रिटिश प्रांत से और बाकी स्थानीय। आपको एक याद है तो बाकी घटा के आप निकाल दें। दूसरा प्रोविजन ये रहेगा कि 10 लाख सदस्य मिलकर एक सांसद या एमएलए को चुनेंगे, या एक संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे। कितने सदस्य मिलकर चुनेंगे, मतलब कितनी जनसंख्या मिलकर चुनेगी?
10 लाख में से एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहां एमपी एक है जो बांदा और चित्रकूट देखता है, एमएलए 4 है जो अतर्रा का भी है, नारायणी का भी है, अतर्रा का नहीं बांदा का है, नारायणी का है, बबेरू का है और तिंदवारी का। आता तो ये बांदा जिले का भाग ही है ना। लेकिन इनकी संख्या का निर्धारण या इनके क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया कि इतनी जनसंख्या मिलकर बांदा सदर के विधायक को चुनेगी, इतनी जनसंख्या मिलकर तिंदवारी क्षेत्र। क्या बांदा वाला तिंदवारी को चुन सकता है? क्या नहीं चुन सकता ना। उसको एक लिमिटेशन दिया कि आपका वोटिंग क्षेत्र ये है, आप यहीं पर वोट डाल सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह देखिए इन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा के सदस्य को चुना। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन कितने लोग मिलकर करेंगे, उसमें आंसर होगा 10 लाख। 10 लाख को इंग्लिश में 1 मिलियन भी कहते हैं। आजकल वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने का रिवाज हो गया, तो 1 मिलियन में 10 लाख ही होते हैं। पेपर में 1 मिलियन आ जाए आप कंफ्यूज यूं करें, 1 मिलियन कहाँ, हमने तो 10 पढ़ा 10 पढ़ा 10 पढ़ा है, क्योंकि आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10 लाख था या 10 मिलियन था। आप हमसे पूछिए, जैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन इतनी हो जाएंगे कुछ दिन बाद कि आपको लगेगा मिलियन था 10, पर हमें 10 याद है। अब 10 में मिलियन और लाख में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो लाख है वो, और लाख 10 लाख को 1 मिलियन। तीसरा प्रोविजन ये था कि अब इन्होंने कहा कि देखिए चुनाव तो होंगे, चुनाव में जो चुनाव का सीक्वेंस होंगे या चुनाव की जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो तीन लिस्ट बना के की जाए। एक में मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, ठीक है, एक में वो कैंडिडेट होंगे जो आते हैं सिख समाज से, सिख समाज, दूसरे मतलब बाकी मिला के अन्य, तो इसमें 3 लिस्ट का प्रावधान। चौथी बात ये याद रखना है कि इसमें जो भारत का विभाजन की भूमिका में इसका सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि इसने पहली बार ये किया कि हमारे भारत देश को कुछ राज्यों को हिंदू प्रांत घोषित किया, कुछ राज्यों को मुस्लिम प्रांत घोषित कर दिया, कुछ राज्यों को अदर क्षेत्र में रख दिया। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग था और भड़का कि यार हमारे लिए तो पाकिस्तान की बात कर रहा है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो शुरुआत में पाकिस्तान जो बनाने के चक्कर में मुस्लिम लीग का समर्थन, मुस्लिम लीग इसका समर्थन करती, लेकिन नेहरू के एक स्टेटमेंट के बाद वो समझ जाते हैं कि नेहरू ऐसा होने नहीं देंगे बीच में, तो वो फिर वो अपना पीछे ले, लेकिन वो चुनाव लड़। ये प्रोविजन आपको 3-4 लिखने, चलिए लिखे इसमें, लिखिए कैबिनेट मिशन का गठन, कैबिनेट मिशन का गठन ऐसे करके फरवरी मार्च 1946, फरवरी मार्च 1946 को किया गया था, किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें 3 सदस्य थे। नाम लिख लो तीनों के, अध्यक्ष महोदय का भी नाम लिख लेना। पी लॉरेंस या पथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं और एबी अलेक्जेंडर। लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे। तुम यहां देख के लिखो, मतलब अगली लाइन से लिखे, कैबिनेट मिशन ने निम्नलिखित सिफारिशें दी, छोड़िए,
अगली लाइन से लिख लो, कैबिनेट मिशन ने निम्नलिखित सिफारिशें दी। इसमें से पहला पॉइंट बना लो, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। तीन सौ नवासी सदस्य होंगे, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे। 296 ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे। बाकी 93 को स्थानीय राजा चुनेंगे। बाकी 93 को स्थानीय राजा चुनेंगे। अगला पॉइंट, दस लाख की जनसंख्या मिलकर 10 लाख की जनसंख्या मिलकर एक संविधान सभा के सदस्य को चुनेगी। एक संविधान सभा के सदस्य को चुने। तीसरा पॉइंट, सीटों का विभाजन। तीसरा पॉइंट है सीटों का विभाजन 3 वर्ग में किया जाएगा। मुस्लिम, सिख, अदर। मुस्लिम, सिख, अदर। अगली लाइन से लिखिए, जुलाई अगस्त में। अगली लाइन से, मैंने पॉइंट नहीं बोला, अगली लाइन से लिखो, जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ब्रैकेट में लिखिएगा 296 सीट के लिए। ब्रैकेट में 296 सीट के लिए। हाँ वही 96, 296, 96 के लिए। पेपर में आता है कि कितने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। ठीक है, तो बाकी को नॉमिनेटेड वाले थे, स्थानीय राजा नॉमिनेट करे, बाकी में चुनाव किया गया।